नमस्कार दोस्तों। जो लोग मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि कभी भी मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाया कि वर्ल्ड वॉर थ्री शुरू हो जाएगा। जो हमारे सारे बुद्धिजीवी हैं उन्होंने तो वर्ल्ड वॉर थ्री हर महीने डिक्लेयर कर दिया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम फोर्स्ड टू टॉक अबाउट वर्ल्ड वॉर थ्री एमिनेंट ऑन अवर हेड्स, सिर्फ इसलिए कि कहीं ट्रंप प्रेसिडेंट ना बन जाएं और बाइडेन कंटिन्यू रहे एज अ प्रेसिडेंट। इनको एक पप्पू चाहिए डीप स्टेट को, ताकि उसके कहने पर ये सा बंदा सारे काम करता रहे। और दूसरी तरफ ट्रंप ने बोल दिया मैं डीप स्टेट को डिसमेंटल कर दूंगा। ये जिद है एक बाइडेन को कंटिन्यू रखवाने की और कुछ भी नहीं है। और ऐसा गंद डाला है कि वर्ल्ड वॉर थ्री के ऊपर हम खड़े हो गए हैं। ये गुलदस्ता रशिया ने क्रिएट कर दिया पूरे दुनिया को दिखाने के लिए कि ये आपके लिए तैयार है। ये है रशिया का गुलदस्ता जो पूरे नेटो को वो डिस्ट्रॉय करने की बातें बोल रहा है आज की डेट में, क्योंकि बाइडेन जो है अभी निकला नहीं है, लेकिन उसने पूरे दुनिया में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर दी। और रशिया ने भी अपने जो बॉम्बर्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया है। कल आईसीबीएम उसने लॉन्च कर दिया और पुतिन ने कंफर्म किया है कि मैंने आईसीबीएम को लॉन्च किया है। आईसीबीएम का मतलब यह है कि अब ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी जा सकता है, जबकि पुतिन ने बोल दिया मैंने न्यूक्लियर वॉरहेड अभी यूज नहीं किया है। अगर मैं आईसीबीएम यूज कर सकता हूं तो न्यूक्लियर भी बीच में मसाला ही डालना है, डाल दूंगा। मेरे पास मसाला भी बहुत बड़ा है। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि क्यों लगा है डीप स्टेट कि एक युद्ध शुरू हो जाए नेटो के साथ। अब आप याद रखना, वर्ल्ड वॉर वन टू या उसके बाद कभी भी रशिया के ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ है। नेटो सिर्फ बनाया गया, अटैक नहीं हुआ है। पहली बार है कि नेटो अटैक के मूड में है। सारे कंट्रीज मिलकर रशिया को अटैक करना चाहते हैं। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये खबर ही इतनी बड़ी है। और उमेश जी हमारे साथ है। जय सिया राम तो बोलना बनता ही है। जय सिया राम। उमेश जी, ओपनिंग कमेंट आपने देख लिया। प्लीज नाउ इलेबोरेट व्हाई नेटो फॉर द फर्स्ट टाइम वांट्स टू अटैक रशिया। देखिए, नेटो डायरेक्टली रशिया पे अटैक नहीं कर रहा है। नेटो इज नॉट अटैकिंग रशिया डायरेक्टली, इट इज यूजिंग यूक्रेन एज अ पॉन टू अटैक रशिया। ये वॉर चालू हुआ था February 24, 2022 और अभी तक इट इज लाइक 33 months हैज हैपेंड फॉर द वॉर टू गो ऑन। और इस टाइम तक, मतलब 2-3 दिन पहले तक, अमेरिका ने कभी भी अलाउ नहीं किया था यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रशिया के अंदर डीपली स्ट्राइक करें, जो व्लादिमीर जेलेंस्की ने 2 दिन पहले कर दिया। उन्होंने अमेरिकन मेड मिसाइल्स और यू और यूके मेड मिसाइल्स रशिया के अंदर फायर कर दिया। इसका इसका ऐसा हुआ, इसका इफेक्ट कि रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल दी है। उन्होंने एक कंडीशंस लेके आ गए हैं कि अगर आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रशिया के अंदर फायर किया तो मैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज कर सकता हूं। अगर आपने कोई मिसाइल यूक्रेन को दी है और वो मिसाइल्स रशिया के ऊपर अटैक पे यूज हुई है, तो यू ऑल्सो बिकम द पार्टी टू द वॉर। तो अभी ऐसी बात है कि यूके की मिसाइल्स भी यूज हुई है। अब यूके की मिसाइल्स यूज होने से यूके हैज डायरेक्टली एंटर्ड इनटू द वॉर नाउ, पुतिन ने बोल दिया। और उन्होंने अभी क्या किया, जैसे आपने बताया था, वो ओरेशनिक मिसाइल उन्होंने छोड़ी है, जो उन्होंने यूक्रेन के अंदर एक भाग में छोड़ी है। और कल एक तरह से पुतिन ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये मिसाइल लंदन 20 मिनट में पहुंच जाएगी, पोलैंड 12 मिनट में पहुंच जाएगी, बर्लिन 15 मिनट में पहुंच जाएगी, पेरिस 10 मिनट में पहुंच जाएगी। और इस मिसाइल को आप रोक भी नहीं सकते। मैं अपने दर्शकों को बताता हूं, भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी स्पीड क्या है। इसको मेजर करते हैं द स्पीड ऑफ द साउंड में, मार्क में हम लोग मेजर करते हैं। भारत की जो ब्रह्मोस है उसकी मार्क स्पीड है 2 to 3 के बीच में। ये मिसाइल जो ओरिशनिक है
इट इज मार्क 11 स्पीड की है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल को कोई शूट भी नहीं कर सकता। आपके कोई भी डिफेंस सिस्टम विल नॉट बी एबल टू शूट इट। क्लियर कट बोल सर दिया। 3 आपने बोल दिया 3 मैक एक तरह है 2.5-3 और वर्सेस 11। मैं आप ये बता रहा हूं कि भारत की जो ब्रह्मोस है, जो जिसके ऊपर हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल है, उसकी स्पीड भी 3 मैक है, ये 11 मैक है। और इनके पास 11 नहीं है, कम से कम रिसर्च मेरी बोलती है कि 25 मैक तक है। और ऑलरेडी आपने ये भी बता देता हूं, विक्टर ऑर्बन जो हंगरी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोल दिया है कि रशियन प्रीमियर पुतिन जब कुछ बोलते हैं उसको सीरियसली लो। इट मीन्स दैट ही इज रेडी टू स्ट्राइक। सर ये 33 मंथ्स जो वॉर चला था, मैं तो हमेशा यही बोलता था कि रशिया को मजा आ रहा था इससे। रशिया वॉज एबल टू फंड इट्स वॉर इकोनॉमी। लोग बोल रहे थे कि रशिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, रशिया विल रूबल रूबल रशिया विल नॉट बी एबल टू फंड इट्स वॉर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वॉर को रशिया ने यूज किया अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए। जो उनके सर अमेरिका 300 बिलियन अमेरिका डॉलर। हमेशा अमेरिका भी तो हमेशा अपनी इकोनॉमी को वॉर के थ्रू ही रिवाइव करता है। जब भी उसकी इकोनॉमी डाउन होनी शुरू होती है वो एक वॉर शुरू करता है और उसके अच्छे मजे हो जाते हैं। लेकिन सर एक चीज हम लोग बात कर रहे थे नेटो के ऊपर। जब नेटो को एक्टिवेट किया गया, आप बोल रहे हैं कि नेटो डायरेक्टली इसमें एंटर नहीं कर रहा। लेकिन कल जर्मनी की एक न्यूज आई है कि 1000 पेज का प्लान बना लिया जर्मनी ने। खुद लड़ाई करने के लिए 8 लाख फौजी उन्होंने तैयार कर ली हैं अपने बॉर्डर के ऊपर। दैट मीन्स दे आर ऑल्सो नॉट यूजिंग यूक्रेन ओनली, वो खुद भी कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है। सर पुतिन ने तो डायरेक्टली बोल दिया ना, ये हमारी मिसाइल इधर पहुंच जाएगी इतनी देर में। सिटीज के नाम भी दे दिए, बर्लिन 15 मिनट में, लंदन 20 मिनट में, पोलैंड 12 मिनट में। तो वहां पे यूरोपियंस के अंदर एक थ्रेट आ चुका है, वॉर उनके सर पे आ चुका है अभी। तो अभी जर्मन सरकार को वो बताना जरूरी है। रशिया ने तो मास बंकर्स भी बनाना चालू कर दिया है। यूक्रेन में अमेरिकन एम्बेसी बंद कर दी गई है। यूक्रेन की पार्लियामेंट जो फंक्शन कर रही थी उसको भी बंद कर दिया गया। तो सर वहां पे तो यूरोप में अभी सिचुएशन बहुत खराब है, वहां पे एक डर का माहौल बैठ गया है। क्योंकि पुतिन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, सब लोग मालूम है कि पुतिन कम बोलते हैं तो पक्का करेंगे। तब अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ रियल रीजन क्या है। ट्रंप ने बोल दिया कि ही विल फिनिश द वॉर इन 24 आवर्स। अभी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हो गई है रशिया की, उसके हिसाब से सब लोग अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एडजस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने भी अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया है। और उसके बाद आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कल अमेरिका ने भी अपनी एक प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल टेस्ट किया है। सर इसका मतलब क्या है कि यूरोप की कंट्रीज, नेटो, सब लोगों को अपना मिलिट्री बजट बढ़ाना पड़ेगा। मिलिट्री बजट बढ़ाने से किसको फायदा है? जो अमेरिकन अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जैसे लॉकहीड मार्टिन है, नॉर्दर्न ग्रम्प है, और बाकी और 3 कंपनी, इन लोगों को फायदा होगा। बिकॉज सब कंट्रीज का डिफेंस बजट बढ़ जाएगा। अब वो रशिया का थ्रेट बता के इनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि बॉस आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीक यूक्रेन और नेटो के बीच में एक मीटिंग होने वाली है ब्रसल्स में। उसमें एस्केलेटेड थ्रेट बाय पुतिन की बात चलेगी। उसमें ऑब्वियसली यही होगा कि डिफेंस बजट बढ़ाया जाएगा, नए आर्म्स एंड एम्यूनेशन रखने पड़ेंगे, आपको नए न्यूक्लियर वेपन पे इन्वेस्टमेंट होगा, और ज्यादा मतलब जो यूरोप की इकोनॉमी जो ऑलरेडी अभी चरमरा रही है, उसको डिफेंस के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। एंड ये जो खर्चा है, दिस विल बेनिफिट द अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। आप देख लीजिए स्पेन के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे भी दे आर बिकमिंग वॉर रेडी। स्वीडन और नॉर्वे में उन्होंने पैम्पलेट्स बंटवा के डाल दिए हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, आप 72 आवर्स की सप्लाई फूड फ्यूल और वाटर आप रखिए। रशिया के आपने मैंने बता ही दिया कि उन्होंने बंकर्स बनाने चालू कर दिए हैं।
तो सर एक तरह से प्रिपेयर्डनेस हो रहा है कि पॉसिबल कोल्ड वॉर एरा जैसा सिचुएशन क्रिएट हो और एक तरह से वर्ल्ड में डर का माहौल बनाया जाए और डर के माहौल के कारण आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल सिस्टम्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स सब जगह बिकता जाए और इसका फायदा, डायरेक्ट फायदा इनको पड़ेगा। एक तो अमेरिका को पड़ेगा, एक रशिया को पड़ेगा। रशिया के साथ अभी नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरियन फोर्सेस आर फाइटिंग विद रशियन फोर्सेस इन कार्किव। सर आपने देखा कि Iranian drones are being supplied to Russia. Iran has also come into the Russian axis. China force हो जाएगा कि they will have to join Russia. सब लोग बोलते हैं कि रशिया इज अ जूनियर पार्टनर टू चाइना। मैंने हमेशा बोला है चाइना अभी जूनियर पार्टनर बन जाएगा रशिया का, क्योंकि रशिया ने अपने आप को इंसुलेट कर दिया है। उसने अपने हिसाब से ब्रिक्स समिट बना दिया है, ब्रिक्स समिट कजान में भी होस्ट कर दिया है। उसने एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम की शुरुआत भी कर दी है। सर अभी आपको फूड फ्यूल्स और फर्टिलाइजर चाहिए जीने के लिए। रशिया अबेंडेंट है उनके पास, उनकी पॉपुलेशन 12 करोड़ है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है 75 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं। तो आप सोच लीजिए रशियन इकोनॉमी को कहां जाएगा। प्रॉब्लम होगी इंडिया को, प्रॉब्लम होगी चाइना को, जिनके पास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और इंडिया से ज्यादा प्रॉब्लम तो चाइना को होने वाला है। आपने देखा ही होगा ट्रम्प साहब ने बोलने के बाद ताइवान हैज स्टॉप्ड सेमीकंडक्टर्स सेल टू चाइना। और आपने भी बताया था कि 22,000 यूनिट सेमीकंडक्टर यूनिट चाइना की बंद हो गई है इसके कारण। और इसी हिसाब से सर और भी बता रहा हूं, इसमें एक और एक न्यूज है। रशिया ने अभी अमेरिका को यूरेनियम सप्लाई करना बंद कर दिया है। ये न्यूज क्यों इतनी ज्यादा अहमियत बताता हूं, क्योंकि 44% ऑफ द यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी इन द वर्ल्ड लाइज विद रशिया। और अमेरिका अपना 1/3 ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट्स रशिया से लेता है। तो एक तरह से यूरोप में वापस वहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी बनानी पड़ेगी। उनको भी तो करना पड़ेगा ना सर। they will have to increase the uranium enrichments as well. उमेश जी, जो जो ये सारा कुछ हो रहा है, बात वही है कि क्यों हो रहा है। समझ आ गया कि बाइडेन जा रहा है, ट्रंप आ रहा है, उससे पहले इतना गन डाल दिया जाए, नेटो को एक्टिवेट कर दिया जाए और ये बोलकर कि रशिया एग्रेसर है, रशिया ने आईसीबीएम यूज कर लिया इसलिए उसको अटैक करना जरूरी है। बट अगर अमेरिका के बॉर्डर के ऊपर, मैंने पहले भी एक शो किया था उसमें बोला था कि अगर अमेरिका के बॉर्डर के ऊपर रशिया और चाइना की मिसाइल सिस्टम्स आ जाएं, डिफेंस सिस्टम्स आ जाएं, क्या अमेरिका उसे अलाउ कर देगा? आज अगर रशिया के बॉर्डर के ऊपर यानी कि यूक्रेन में अगर ये उसे नेटो में ज्वाइन करवाने की बात बोलते थे तो रशिया के पास भी पूरा हक था कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस में ये सारे काम करे। पुतिन ने तो बोल भी दिया, मैं जो कर रहा हूं अपनी सेल्फ डिफेंस में कर रहा हूं। लेकिन सर आपकी बात सही है, आपने बरोबर बोल रहा है। रशिया ने बोल दिया अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि रशिया और चाइना भी कुछ कर नहीं रहे। आपने अपने शो पे पहले थोड़े दिन पहले बताया था कि पेरू के पास एक डीप अंडर वाटर पोर्ट चाइना ने कंस्ट्रक्ट कर दिया है 1.3 बिलियन डॉलर्स के लिए। इट विल बी यूज फॉर सर्वेलेंस ओनली। इट विल बी पार्ट ऑफ द ब्रिक एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और अभी आपको अगर एक न्यूज आया था कि चाइनीज ship was involved in cutting the underground cables between the European countries। मतलब उनके कम्युनिकेशन सिस्टम भी ध्वस्त करने के लिए रेडी है। सर यहां तक नहीं है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया है वी आर रेडी टू इवन ब्लास्ट ऑफ द मिसाइल्स से हम वी विल बी द ब्लास्टिंग ऑफ द सैटेलाइट्स आल्सो। स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम को भी हम तबाह कर देंगे। सर बात यहाँ पे नहीं जाएगी और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि इमीडिएटली फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर के दाम बढ़ जाएंगे। और सर जब दाम बढ़ेंगे किसको फायदा होता है वो बताइए। वही अमेरिकन स्टेट जो कंपनीज हैं उसी को फायदा होगा और रशिया को फायदा होगा। हाँ, तो आप ये मेरे को बताइए कि रशिया और अमेरिका ये फिक्स मैच खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं? मुझे तो आज भी ये फिक्स मैच लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल लग रहा है। रशिया के पास 5,800 न्यूक्लियर वेपन्स हैं
अमेरिका के पास 5,200 न्यूक्लियर वेपन्स है, चाइना के पास 410 न्यूक्लियर वेपन्स है, फ्रांस के पास 250 है, यूके के पास 230 है, इंडिया के पास 175 है, पाकिस्तान के पास 170 है, ईरान का मालूम नहीं है, वो बोलता है कि 24 घंटे में न्यूक्लियर वेपन बना दूंगा मैं। सर ये जो सारा कुछ हो रहा है अभी, जैसे आपने पहले पहले बताया मुझे कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने भी अपने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया कि अगर हमने पार्लियामेंट बिठाई तो पता लगे वहां से एक आईसीबीएम आया, पूरा का पूरा पार्लियामेंट ही उड़ा दिया कि रशिया ने। सर आपको नहीं लगता कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जानबूझकर मीडिया के थ्रू एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जैसे कि दुनिया में इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, और बार बार मैं बोलता हूं ये इमरजेंसी जानबूझकर क्रिएट की जा रही है ताकि बाइडेन कंटिन्यू रहे। सर मेरा ये मानना है कि ये जो रशिया और अमेरिका का जो फिक्स मैच है, इसमें यूक्रेन को पप्पू बना दिया है। उनको एक तरह से वहां पे यूक्रेन के अंदर जो उन्होंने अभी आईसीबीएम छोड़ा था, रशिया अपनी वेपन्स कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। उसको अपना वेपन सिस्टम बेचना है ईरान को, उसको अपना वेपन सिस्टम बेचना है नॉर्थ कोरिया को। साउथ कोरिया ने तो बोल भी दिया ना कि नॉर्थ कोरिया को पुतिन ने अपने डिफेंस सिस्टम्स दिए हैं, तभी जाके नॉर्थ कोरिया ने 1 लाख सोल्जर्स, 10,000 सोल्जर्स उन्होंने भेजे हैं। तो मेरा मानना है कि न्यूक्लियर ये एक तरह से बिल्डअप हो रहा है, जिसमें एक तरफ रशिया अपने एलाइज को बुला रहा है, जैसे नॉर्थ कोरिया है, सीरिया है, ईरान है, चाइना है, ये रशिया के साथ होने वाले हैं। और उधर नेटो के साथ एक तरह से शोडाउन की बात चल रही है। ये एक तरह से फ्यूचर में एस्केलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पर इसका प्रिपरेशन अभी चालू हो जाएगा। मतलब कोल्ड वॉर एरा 2.0 बिगिन हो रहा है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर 2.0 एरा, और आगे जाके सिचुएशन खराब ही होने वाली है। और इसमें कोई अगर ट्रम्प भी आ जाएंगे, ही विल बी और नॉट बी एबल टू रिपेयर द सिचुएशन। सर एक बार डॉक्ट्रिन चेंज हो जाती है ना, उसको जल्दी रिवर्स नहीं किया जाता, उसके लिए टाइम लगता है, 2 साल 3 साल लग जाते हैं। तो अब वॉर तो खत्म होने वाला नहीं है। ट्रम्प आने के बाद ट्रम्प को भी फोर्स करना पड़ेगा। ही विल नॉट बी, अगर ट्रम्प आग भी नहीं लगा पाएंगे तो आग बुझा भी नहीं पाएंगे, उनको चलना पड़ेगा। वहां पे अमेरिकन जनरल्स बोलेंगे कि वी नीड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गया है। रशिया ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऑर्शनिक यूज कर दी है, मार्क 11। हमको मार्क 15 बनाना पड़ेगा। ये मार्क 15 बनाएंगे, वो मार्क 20 बनाएंगे, तो ये चलता रहेगा। दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर, आर्म्स रेस, न्यूक्लियर वॉरहेड्स सब बनाना चालू करेंगे। अब डिस्प्ले पे आएंगे, लोग इसको बताएंगे हमारे पास वेपन कैपेबिलिटी क्या है। वेस्टर्न जर्नलिस्ट, वेस्टर्न मीडिया, रशियन मीडिया विल ट्राई टू पोर्ट्रे कि हमारे यहाँ पास ये आर्म्स है। आर्म्स विल बी सोल्ड टू कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, फिर बाद में ईरान, और वहां पे अमेरिका बेचेगा पूरे नेटो को, साउथ कोरिया को, फिर बाद में जापान को। तो सर इसमें फायदा नॉर्थ साउथ को, इसमें फायदा रशिया और अमेरिका ही को ही है। सो इट इज लाइक अ फिक्स मैच। मेरे को तो मैच यही की लग बात रहा तो है उन्होंने सर कर कि दी। सर मैं बार बार बोल रहा हूं, नेटो आप बोल रहे हैं नेटो को एक्टिवेट नहीं किया है, जर्मनी का रिपोर्ट आ गया। अभी मैं दिखाता हूं, इवन पोलैंड जो है, क्योंकि पोलैंड के अंदर हमेशा ये थ्रेट रहता है कि वहां पर रशिया कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वहां पर अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स हैं और रशिया हमेशा उन्हें टारगेट करने की बातें बोलता है। इन्होंने भी बंकर बनाने शुरू कर दिए अपने कंट्री में, अपने आप को बचाने के लिए, और न्यूक्लियर अटैक के लिए उन्होंने अपने आप को रेडी करना शुरू कर दिया है पोलैंड ने। सर आप बोलते हैं कि नेटो एक्टिवेट नहीं हुआ है, जानबूझकर इसे एक्टिवेट किया गया है एक थ्रेट दिखाने के लिए रशिया को, ताकि रशिया एक गलती करे, किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक करे, ये सब टूट के पड़ जाएंगे। और रशिया ने सर बोल ही दिया कि मैं 10 मिनट में कहीं भी पहुंच सकता हूं। सर प्रॉब्लम क्या है कि रशिया ने जैसे ही अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज की है वर्ल्ड ओवर, जैसे पोलैंड में उन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेसिटी, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये पोलैंड में एक जगह है लुरिस्क, उधर जाके दे हैव इन्वेस्टेड $6 million टू बिल्ड एडिशनल वेपन सप्लाई, जो राइफल उन्होंने आपको दिखाया है। इसी हिसाब से, मेरे हिसाब से, अभी आपने देखा होगा 33 मंथ्स ऑफ वॉर के कारण अमेरिका के अंदर जो वेपन स्टॉक पाइल है वो कम हो चुका है।
अमेरिका डज नॉट हैव द वेपन्स। तो अब क्या होगा, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन विल बी फोर्स टू बाई बैक, मतलब वापस उसको रिफर्बिश करने की कोशिश करेगा। तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा अमेरिकन वेपन्स को वापस उसको रिफर्बिश करने के लिए। और इसके कॉन्ट्रैक्ट्स किसको जाएंगे? इट विल गो टू द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। सर फायदा तो सारी जगह से मेरे को मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ये लग रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि अमेरिकन वालों को कि आप लॉकहीड मार्टिन के सबके शेयर्स लेके रख लीजिए। नेक्स्ट ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर द डिफेंस कंपनीज के शेयर्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एस्केलेटेड थ्रेट के कारण जो एक पब्लिक परसेप्शन, एक नैरेटिव बन गया है, नेशनल डिफेंस विल बिकम पैरामाउंट, उसके ऊपर स्पेंडिंग बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जापान जो अपनी जीडीपी का 1% स्पेंड करता है, सडनली अभी 2% स्पेंड करने लग गया। वो शायद 3% भी कर सकेगा। जैसे ये डिफेंस सिस्टम्स नॉर्थ कोरिया के पास जाएंगे, तो आप सोच लीजिए क्या होगा। जापान और साउथ कोरिया को बाई करना ही पड़ेगा ना। सर एक और बिल्कुल सही है आपकी जो डायरेक्शन है कि अमेरिका रशिया का ये फिक्स मैच भी लग रहा है, बट वो एक फिक्स मैच जो लॉन्ग टर्म है, जहां पे उसको भी फायदा है उसको भी फायदा है, बट ट्रंप भी कहीं ना कहीं रास्ते में एक रोड़े की तरह, एक पहाड़ की तरह बीच में आ गया है, जिसे रोकना भी जरूरी है। इसलिए ये चाहते हैं कि ये वॉर इतने गंदे लेवल तक पहुंच जाए कि इसे रिवर्स करना इम्पॉसिबल हो जाए। सर वॉर तो होने वाला भी नहीं है, वॉर का प्रिपरेशन होगा। वॉर के प्रिपरेशन में एस्केलेशन होगा, मतलब डिसएंगेजमेंट नहीं होगा, डी एस्केलेशन नहीं होगा। इसके कारण मिलिट्री सप्लाई बढ़ेगी। इसका फायदा डायरेक्टली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को होगा। अगर आपने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में देखा है, उसने एंटी ईरान, प्रो इसराइल लोगों को रखा है। ट्रंप जब आएगा तो ये जो वॉर जो यूक्रेन और रशिया के बीच में है, द थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विल शिफ्ट टू द मिडिल ईस्ट। कल एक और एक न्यूज आई तो बहुत लोगों ने फॉलो नहीं किया। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोल दिया है कि नेतन्याहू को आप अरेस्ट कर लीजिए। 124 कंट्रीज आर सिग्नेटरीज। सर यूएस तो मानने वाला नहीं है, बट अदर कंट्रीज ने बोल दिया है। कनाडा ने बोल दिया है, इटली ने बोल दिया है, यूके ने बोल दिया है, जर्मनी में बोल दिया है, अगर नेतन्याहू हमारी कंट्री में आए तो वी विल अरेस्ट हिम। ऐसा है कि अगर उन्होंने उस कंट्री के एयरफोर्स को भी यूज कर लिया, एयर स्पेस को, देन ऑल्सो ही विल बी अरेस्टेड। तो सर एक तरह से डायरेक्ट प्रोवोकेशन है। आप आपको लगता है कि इसराइल चुप रहेगा? और जब बिल्कुल सही। ईरान जब अगर न्यूक्लियर बम बना देगा, आपको लगता है कि इसराइल चुप रहेगा? मोसाद चुप रहेगी? तो सर आपको समझ में आना चाहिए ये सब वॉर हॉक्स है। अब वो यहाँ पे ट्रम्प डज नॉट वांट टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड, ही वांट्स टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद द जिहादी वर्ल्ड। फर्क सर वहां पे है सर। जो आपने सारी बातें बोली हैं, उसके ऊपर एक न्यूज और आई जो मेरे सामने आई है अभी अभी। स्टामर जो है यूके का प्रधानमंत्री, उसने बोल दिया है कि वो पार्टनरशिप करने वाले हैं ब्लैक रॉक के साथ। और आपको मालूम है कि ब्लैक रॉक कौन है, और ये ओपनली स्टामर इज ओपनली सेइंग आई वांट टू पार्टनर विद ब्लैक रॉक। काम खत्म हो गया, मुझे और बोलने की जरूरत नहीं है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा कि कल, ये थोड़ा ऑफ द बीट टॉपिक है, कल जैसे अदानी के शेयर्स में मैंने आपको बताया था कि दिस कैन बी अ केस ऑफ अ कॉर्पोरेट वॉरफेयर। ब्लैक रॉक जो इंडिया में आ रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में, मैंने ये भी बोला था कि ब्लैक रॉक ब्लैक रॉक विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज एट अ लोअर प्राइस। तो जो इंडियन मार्केट में सस्टेन सेलिंग जो हो रही है, इसमें ब्लैक रॉक का मुझे हाथ नजर आ रहा है। ब्लैक रॉक इसके लिए बोल रहा हूं, उनके पास $11 ट्रिलियन इन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। इंडिया की एक और जीडीपी, टोटल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन है, हमसे 3x टाइम्स वो ज्यादा पावरफुल है। तो आप सोच लीजिए जो लैरी फ्लिंक है, जिनके साथ अभी कीथ स्टार्मर ने मिले हैं, ही इज टेलिंग दैट हम यूके के लोगों को और ज्यादा पैसा देना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यूके को तो डायरेक्ट पार्टी बना दिया इस वॉर में। अब यूके को अपने डिफेंस में ज्यादा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। व्हाट डू यू और सेकंड सर, अफगानिस्तान का जब वॉर हुआ था,
उसके अंदर अमेरिका स्पेंड $2.26 ट्रिलियन। उसके 2.26 ट्रिलियन डॉलर्स में $2.03 ट्रिलियन were given to private military contractors and the military industrial complex। तो सोच लीजिए। और सर पेंटागन का भी एक रिपोर्ट आया था कि $842 बिलियन का कोई अकाउंटिंग ही नहीं है। They couldn't give the records, and this is not for first year. ये कई सालों से आ रहा है। They audit fail हो रहा है। They are not able to account for कि मनी किधर गया है। सर ये छोड़िए, when 2002 में जब 9/11 हुआ था, that time also जो पेंटागन के रिकॉर्ड्स थे जहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ $2 ट्रिलियन, उस विंग में जाके उस पेन ने उसको जाके दबा कर दिया। सारा इन्वेस्टिगेशन का जो जो जांच चल रही थी, एवरीथिंग मैनिश इन द थिन एयर। तो सर आप मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ये मत समझ लीजिए कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तुलसी गबार्ड ने बोल दिया है कि यूक्रेन में अराउंड 30 बायोलॉजिकल लैब्स है। उन्होंने बोल दिया 300 कम से कम उनके पास 300 से 400 पैथोजेंस है और ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो सर क्या चल रहा है यूक्रेन के बारे में हम नहीं समझ सकते। और सेकेंड आपको समझना पड़ेगा, यूक्रेन इज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। व्हीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा उधर होता है। रशिया भी व्हीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है। ऑयल का उसके अंदर ज्यादा प्रोडक्शन दोनों कंट्रीज में हो रहा है। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो फूड प्राइसेस एस्केलेट होगा। और आपको मालूम होगा कि 40% ऑफ द यूक्रेनियन फार्मलैंड्स इज इन द कंट्रोल ऑफ ब्लैक रॉक। एक और एक चीज आपको बता देता हूं, यूक्रेन के अंदर पीस भी हो जाएगा यूक्रेन और रशिया के बीच में। यूक्रेन का जो वॉर रीबिल्ड जो उसका रीबिल्डिंग एफर्ट्स रहेगा, वॉर रीबिल्डिंग का बिल रहेगा, इट इज एस्टिमेटेड टू बी $500 बिलियन। सर ये $500 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेंगे? अमेरिकन कंपनीज को। यस, आपने बरोबर बोला है कि ये अमेरिकन कंपनीज को मिलेंगे, ये ब्लैक रॉक की कंट्रोल वाली कंपनीज को मिलेंगे। तो इसके कारण आपको ये बता रहा हूं कि एवरीवेयर अमेरिका इज प्रॉफिटिंग फ्रॉम वॉर, एवरीवेयर रशिया इज प्रॉफिटिंग फ्रॉम वॉर। सबको फायदा है। और नुकसान इसमें किसको है सर? इसमें नुकसान है चाइना को, इसमें नुकसान है इंडिया को। जो हम खुश हो रहे हैं कि ट्रंप आने से बहुत फायदा होगा, सर हमको नहीं होगा सर। सबसे पहले तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट ही विल पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियंस वर्किंग इन अमेरिका। वहां पे ही विल नॉट अलाउ इमिग्रेशन। वो बोलेगा वहां पे अमेरिकन सिटीजन्स को करो। उसका एक ही सिंपल पॉलिसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जरूर इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर्स में अमेरिकन कंपनीज आएगी, पर अमेरिकन आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इंडियन आईटी सेक्टर व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, दे विल फेस द प्रॉब्लम्स। ये चीज सर ये जो है ट्रंप के आने के बाद क्या होगा, वो आएगा तब जब ट्रंप आएगा। पहले तो ट्रंप आएगा भी कि नहीं आएगा, इसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया है। रीजन बीइंग, रशिया का ये गुलदस्ता दिखाने के बाद सारे यूरोप ने और नेटो ने अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर दिया है कि भाई ये गुलदस्ता हमारे ऊपर आ सकता है, हमें भी अपने आप को वॉर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जो ये हम बात कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 3 की, आपने जब बोला है कि वर्ल्ड वॉर 3 की प्रेपरेशन है, वर्ल्ड वॉर 3 अभी नहीं होगा। सर ये जो जितना भी ये नाटक चल रहा है, आज डेट है November 23, ठीक है, ये सब चलेगा December 24 तक। 25 तारीख को, December 25 को क्रिसमस रहेगा। उस समय वेटिकन से कॉल आएगा, वी शुड मेंटेन ग्लोबल पीस। सारा चीज खत्म हो जाएगा बाय December 25, ये जो भी नाटक है। और उसके बाद जनवरी में कोई पूछने वाला नहीं है ट्रंप बाइडेन को, और ट्रंप प्रेसिडेंसी आ जाएगी। तब तक अमेरिका और यूरोप के बीच में करार हो जाएगा डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने की, जो नेक्स्ट वीक होने वाला है। तो ये सब चीज ये आप देख लीजिए, नेक्स्ट 1 मंथ में हो जाएगा। मैंने 15 दिन पहले भी बोला था, देयर इज 74 डेज ऑफ बाइडेन प्रेसिडेंसी। वो ट्रंप को काम नहीं करने देंगे। और देखिए आज वही हुआ है, जो लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, एग्जैक्टली इट हैपेंड। आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, वो लिंक भी आप चाहे तो आप इस लिंक में डाल दीजिए। तो एक वेरी इंटरेस्टिंग टाइम है। आप जियोपॉलिटिक्स को आप एक तरह से क्यूरियोसिटी में देखिए। एवरीथिंग हैज अ इकोनॉमिक एंगल। इसमें फायदा किसको है?
जब आप ये समझ जाएंगे तो आप हंसेंगे। इट इज ऑल प्री मैन्युफैक्चर्ड सर, कोई भी न्यूक्लियर वॉर पे नहीं जा सकता। अगर सब लोग अगर न्यूक्लियर वॉर पे चले गए, इट विल बी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सबके पास न्यूक्लियर वेपन है। रशिया के पास तो इतना बड़ा न्यूक्लियर वेपन है, इट्स 1000 टाइम्स पावरफुल देन द बॉम्ब यूज्ड इन हिरोशिमा। अगर वो बॉम्ब यूज भी कर देगा तो एंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट और रशिया खुद को, उसको भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लैंड मास को चेंज होगा, रेडिएशन आएगा, उनकी फूड सिक्योरिटी को प्रॉब्लम होगा। तब ये सब नहीं होता है सर, बस एक तरह से एक बिल्डअप होता है। हम जो अमेरिकन डीप स्टेट के पास मीडिया उनके कंट्रोल में है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उनके कंट्रोल में है। तो अब जो नेक्स्ट ईयर 2 साल, नेक्स्ट 2 साल है वो डिफेंस का है। आपको मालूम है आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है अमेरिकन डिफेंस कंपनीज में। उसको आप यू प्ले द वॉर अकॉर्डिंग टू योर एडवांटेज रादर देन गेटिंग व्हाट डू यू से इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस थिंग। ये हम अपने ये मैसेज मैं आपके थ्रू देना चाहता हूँ लोगों को। बहुत बढ़िया सर। आज जो मैटर था रशिया का। रशिया ने प्रिपरेशन नहीं किया है, लेकिन सामने वाला ये दिखा रहा है कि रशिया की पूरी प्रिपरेशन है, हमें भी प्रिपेयर होना चाहिए। और रशिया बोल रहा है आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं तो आराम से बैठा हूं, बस मुझे ये जोकर की जो एंकड़ी है उसको निकालनी है, और उसके चक्कर में ये सारा काम हो रहा है, और ऊपर से कहीं ट्रंप ना आ जाए। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये डेवलपिंग स्टोरी है। वी विल कीप एन डीप आई ऑन ईच एंड एवरी न्यूज, और फिर रखेंगे आपके सामने। सर आपको ये देखना पड़ेगा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ग्रीन गॉब्लिन बोलते हैं। स्पाइडरमैन में ग्रीन गॉब्लिन इज नोन एज अ विलन फिगर। रशिया में उसको ग्रीन गॉब्लिन बताते हैं। और सेकंड, रशिया एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है यूक्रेन में। रशिया डज नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय यूक्रेन बिकॉज वो जो यूक्रेनियन पीपल है वो उसके खुद के हैं, वो ओरिजिनली स्लैव पीपल ही है, उनके एथनिक सिविलाइजेशन के हैं। चाहे तो रशिया 3 डेज के अंदर वॉर खत्म कर सकता है, पर वो नहीं कर रहा है, तो कोई रीजन है, तो लोगों को समझना पड़ेगा। तो मेरा यही मानना है कि इस वॉर के अंदर आप मीडिया से ज्यादा इन्फ्लुएंस मत रहिए। हमने सारे दृष्टिकोण आपके सामने रख दिए, आप इसको इवेल्युएट करिए। अगर आपको लगता है हमारी थॉट प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज से हाउ इट द प्रॉब्लम कैसा है। अगर आप आपके बिलीफ सिस्टम को हमने अपना एनालिसिस से बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स को ध्वस्त कर दिया, वो बताइए कि कैसे हम गलत है, वो बताइए रादर देन मेकिंग स्टेटमेंट्स। गिव अस विद क्रेडिबल प्रूफ। हम आपको हमारे शो में बुलाएंगे एंड वी विल डिस्कस ऑन दोस मैटर्स वेयर वी आर डिफिशिएंट। वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट एज वेल। हम ये नहीं बोलते कि हम इसके अंदर हम फाइनल अथॉरिटी है, बिकॉज हम सारी न्यूज, हम आपको जो भी अपना जो एनालिसिस कर रहे हैं, वी आर दिस इज बेस्ड ऑन मीडिया न्यूज विच इज देयर इन द पब्लिक डोमेन। बस इतना ही बोल रहा हूँ। जय सिया राम, जय हिंद। जय सिया राम सर।